गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः क्लास में आप सबों का मेरा स्वागत है। आज हम आप लोगों का कोर्स 8 के अंतर्गत औद्योगिकरण को लेकर चलते हैं। औद्योगिकरण के कारण क्या क्या समाज में बदलाव आए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों की चर्चा हम आज आपके क्लास में करेंगे। ये जो परंपरागत समाजों में औद्योगिकरण के कारण और परिवर्तन को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने आधुनिकीकरण की संकल्पना को विकसित किया है। वैज्ञानिक खोजों के कारण मनुष्य के जीवन में क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार, चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? औद्योगिकरण। इन्हीं परिवर्तनों को ही विद्वानों ने क्या कहा? आधुनिकीकरण कहा। मनुष्य के विचार एवं व्यवहार को परिवर्तित करने का मुख्य कारक शिक्षा है। यह शिक्षा ही क्या करता है? जागरूक लाता है। तो ये औद्योगिकरण आया कैसे, इसका क्या क्या प्रोसेस है, इसको हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? सिविलाइजेशन, सभ्यता, है ना। सबसे प्रारंभ में क्या आता है? सभ्यता। सभ्यता के बाद आ रहा है संस्कृतिकरण। पश्चिमीकरण, है ना, लौकिकीकरण, और तब आया आधुनिकीकरण। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सभ्यता, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण एवं आधुनिकीकरण, है ना। इन सब प्रोसेस से, इन सब सोर्सेस से गुजर कर तब आया हमारा आधुनिकीकरण। ठीक है। तो अब हम आधुनिकीकरण के बारे में, कि ये हमारे समाज में, आधुनिकीकरण हमारे समाज में तो अब हम देखेंगे कि ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत के लिए नवीन नहीं है, है ना। ये हमारे समाज को प्रभावित करती है। परंपरागत समाज में इसकी संरचना में उत्पन्न सामाजिक गतिशीलता का विवेचन करने के लिए किया गया। कर्मकांडीय स्तर पर ब्राह्मण जीवन शैली को, ब्राह्मण जातियों की जीवन शैली को श्रेष्ठ माना जाने लगा। इसमें श्रीनिवास संस्कृतिकरण एक ऐसी स्थिति है जो जातीय गतिशीलता का स्रोत है। कहने का मतलब कि संस्कृतिकरण के सब जो सभ्यता आया, उसके बाद संस्कृतिकरण, तो संस्कृति हमारा सीखा हुआ व्यवहार है, जिससे हमारे समाज में आए दिन क्या होती है? गतिशीलता होती है। तो संस्कृतिकरण के स्रोत क्या क्या है जिससे कि हमारे समाज में गतिशीलता ज्यादा दिखेगी? तो क्या है? तीर्थ स्थान एवं मठ। तो इससे कैसे संस्कृतिकरण के स्रोत पता चलता है? जब ये जातियां किसी एक मठ, है ना, एक मठ अथवा धर्म कांडों से संबंध हो जाती है, तो उनके आचरणों, विचारों तथा मान्यताओं में समानता उत्पन्न होने लगती है। क्या होती है? धर्म कांड से जब संबंध हो जाती है तो उनके आचरणों, विचारों तथा मान्यताओं में क्या हो जाती है? समानता उत्पन्न होने लगती है। और सेकंड क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। भारत में प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था भी संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत रहा है। राजाओं, जमींदारों के व्यवहार का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। एक विशेष काल में जिस वर्ग अथवा समूह का भी राजनीतिक तथा शासन पर अधिकार होता है, वह
अन्य सभी जाति समूहों के लिए संस्कृतिकरण का प्रतिमान बन जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, परिवहन तथा संचार के साधन। कैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होने से क्या ये हमारे संस्कृतिकरण के अंतर्गत क्या बदलाव आते हैं, या उसके जो स्रोत हैं वो कैसे उसके जीवन शैली को परिवर्तन करते हैं। तो गांव के शिक्षित और प्रभुता संपन्न व्यक्ति नगरों के संपर्क में होने के कारण नगरीय जीवन शैली से प्रभावित होता है। फिर क्या आता है, पाश्चात्य शिक्षा। तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या होता है, ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत भारत में एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की स्थापना हुई। इस शिक्षा से जो नवीन मूल्य विकसित हुए वे धीरे धीरे उच्च जातियों के लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे, है ना। पाश्चात्य शिक्षा के तरफ क्या हुआ, धीरे धीरे उच्च जातियों के लोग जो है उनकी ओर आकर्षित होने लगे और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार सर्वप्रथम उच्च जातियों में ही आज स्रोत बन गया, जिसकी सहायता से अन्य जातियों के व्यवहारों का अनुकरण करना संभव हो गया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने क्या किया, परंपरागत समाज की संरचना की, है ना। हमारा संस्कृति क्या है, क्या बोल रहे बार बार, सीखा हुआ व्यवहार है जो एक पीढ़ी से पीढ़ी दर हस्तांतरित होता है। तो यहाँ क्या हुआ, परंपरा का जन्म हुआ। तो परंपरागत समाज की संरचना हुई, हर वर्ग के लोग क्या किए, यह लाभकारी उत्पन्न करने के पश्चात लाभकारी परिवर्तन भी हुआ, और जब उत्पन्न हो गया तो उसके पश्चात क्या हुआ, समस्याओं का जन्म हो गया। तो जब समस्याओं का जन्म होता है तो उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अब निम्न जाति वर्ग के लोगों को शिक्षा का तेजी से प्रसार होने लगा। और बहुत अच्छा लाइन कहा गया है, एक पंक्ति है कि यह प्रतिष्ठा ब्राह्मण और राजपूत जैसी उच्च जातियों की प्रतिष्ठा को गिराकर बढ़ी। कैसे बढ़ी, यह प्रतिष्ठा ब्राह्मण और राजपूत जैसी उच्च जातियों को उच्च जाति की प्रतिष्ठा को गिराकर बढ़ी। तब किसका उदय होता है, पश्चिमीकरण का। तो पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने भारतीय सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। विचारों, मूल्यों में तार्किकता, प्रौद्योगिकी में स्वतंत्रता में, धार्मिक क्षेत्र में और चेतन एवं अचेतन सोचने के क्षेत्र में क्या हुआ, ये दो पक्ष डाले, है ना। पश्चिमीकरण ने क्या किया, दो पक्ष डाले, चेतन एवं अचेतन। तो भारत में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है एक नवीन अभिजन वर्ग का प्रादुर्भाव के रूप में स्पष्ट हुआ। इसमें पश्चिमी के व्यवहारों प्रतिमानों को ग्रहण करके अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। किसमें, पश्चिमीकरण में। तो पश्चिमी व्यवहारों का प्रभाव जैसे जैसे समाज के अन्य वर्गों पर पड़ता गया, अभिजन वर्ग के क्या हो गए, हाथों से निकलकर मध्यम वर्ग में केंद्रित होने लगी, है ना। निम्न वर्ग क्या हुआ, मध्यम वर्ग में केंद्रित होने लगे। फिर क्या उसका क्या प्रोसेस फिर आता है पश्चिमीकरण के बाद, लौकिकीकरण। तो वास्तव में लौकिकीकरण तथा धर्मनिरपेक्षीकरण दो ऐसे शब्द हैं जिनकी मूल भावना बहुत कुछ समान होते हुए भी इनका वास्तविक अभिप्राय एक दूसरे से भिन्न है। इसकी प्रक्रिया धर्मों और जातियों के लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे अधिक हमारे समाज में प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम अपने विषय पर आते हैं। ये सब चीज क्या था कि कैसे आधुनिकीकरण, है ना,
का उदय हुआ और ये कैसे प्रक्रिया वाइज स्टेप बाय स्टेप हमारे समाज में उभर कर आया। तो आधुनिकीकरण का आरंभ कहाँ हुआ? सर्वप्रथम यूरोप के समाजों में। यूरोप के समाजों में हुआ। इसका अर्थ क्या है? आधुनिक विचारों एवं व्यवस्थाओं का अनुकूलन करना। आज के युग में प्रौद्योगिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। आज के युग में प्रौद्योगिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। पहनावा, रीति रिवाज, भाषा, आदत, यातायात के साधन में परिवर्तन, इन सब में क्या हुआ? आए दिन परिवर्तन आए। इसकी है ना, इसकी क्या हो जा रही है? मांग, डिमांड क्या हो रही है? आए दिन बढ़ती जा रही है। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण की व्याख्या क्या करते हैं? भारतीय संदर्भ में उन्होंने क्या करता है कि आधुनिक होने का अर्थ तो हम किससे लेते हैं? फैशनेबल बनने से समझ लिया गया, जो कि अत्यधिक क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ऐसा नहीं है। क्या है इसके अंतर्गत? नए उद्योगों का जन्म होना। तो जब परंपराओं के अंतर्गत परिवर्तन, सर्वव्यापकता तथा विकास के लक्षण विद्यमान होते हैं, तो ये मूल्यों, प्रेरणाओं, परंपरागत व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वयं अनेक परंपरावादी विशेषताओं से प्रभावित है। जैसे गांव में आज भी क्या है? बाहर अत्यधिक परंपरागत तरीकों से कृषि करते हैं। जैसे बैलगाड़ी द्वारा समीपवर्ती यात्राएं करते हैं, बैलगाड़ी के द्वारा कृषि करते हैं, पुराने तरीके के द्वारा बीमारियों को भी दूर करने के लिए मंत्रों एवं झाड़ फूक की शक्ति का विश्वास करते हैं। कुछ आधुनिकता को बुरा नहीं समझते हैं। वे ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सी परंपरा को छोड़ना उचित है और कौन सी परंपरा को छोड़ना अनुचित है। तो अनुचित आधुनिकता को किस सीमा तक ग्रहण करना है? अनुचित आधुनिकताओं को किस सीमा तक ग्रहण करना है? तो अब आते हैं आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा। तो अधिकतर विश्व में आज हम शिक्षा का जो आधुनिकीकरण देख रहे हैं, वह शिक्षा के द्वारा किए गए आधुनिकीकरण के समान है। क्या है? आधुनिकीकरण के समान है। पाठशाला की शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूर्ण शिक्षा का केवल एक ही भाग होता है। आवश्यक पूर्ण शिक्षा केवल एक ही भाग होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आधुनिक और शिक्षा की समस्या 2-3 प्रश्न उठकर स्पष्ट किया जा सकता है। क्या? 1-2-3 प्रश्न क्या करता है? आधुनिकीकरण और शिक्षा की समस्या को स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है कि एक देश के पास कितनी शिक्षा हो, एक देश के पास कितनी शिक्षा हो, इससे, और दूसरी क्या है, इसके युवक किस किस्म की शिक्षा ग्रहण करें, इसके युवक किस किस्म की शिक्षा ग्रहण करें। और तीसरा क्या है, यदि आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना है तो किसे उस शिक्षा को प्राप्त करना है ना। ये हमारे लिए आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है, ये हमारे लिए क्या है, ये 3 जो है, ये आए दिन समस्या उभर कर हमारे सामने प्राय आ रही है। तो एक देश को अपने आधुनिकीकरण के लिए स्वयं खर्च के लिए समर्थ होना चाहिए। एक देश को अपने आधुनिकीकरण के लिए स्वयं खर्च के लिए समर्थ होना चाहिए। यदि युवकों को एक विस्तृत शिक्षा प्रदान की जाए तो व्यावसायिक कुशलताओं की पूर्ति भी धीरे धीरे हो जाएगी। उस शिक्षा पर अधिक बल दे रहे पाठशाला शिक्षा के आधुनिकीकरण पर
यदि आरंभ के ही तकनीकी शिक्षा पर भी सामान्य शिक्षा के समान ही पाठशाला, यदि आरंभ के ही तकनीकी शिक्षा पर भी सामान्य शिक्षा के समान ही पाठशाला स्तर और उस शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण अगर बल दिया गया होता, तो आज भारत में आधुनिकीकरण कहीं पहले और कहीं व्यापक हुआ होता, है ना। नेक्स्ट क्या है, देश के आधुनिकीकरण के लिए वहाँ के सभी सामाजिक वर्गों और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है। क्या करनी है, देश के आधुनिकीकरण के लिए, है ना, उन्नति के लिए वहाँ के सभी सामाजिक वर्गों, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है। आधुनिक भारत में ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो आधुनिकीकरण लाए। भारत में ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो आधुनिकीकरण लाए। हमें क्या करना है, पारंपरिक मूल्यों मीन्स जो भी पुराने रीति रिवाज है या रूढ़ि अंधविश्वास, ये सब क्या है, इन सब को हमें त्याग कर क्या करना है, नए मूल्यों को अपनाना है। हमें तर्क संगत सोच विकसित करनी होगी। हमें परिवर्तन पर क्या करना होगा, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन सब चीजों के लिए मीन्स परंपरागत पुरानी पद्धतियों को छोड़ना, नवीन पद्धतियों को अपनाना, विचार नए लाना, इन सब के लिए क्या है, शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो पहला क्या है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नित हो रहे प्रयोगों की जानकारी प्रदान की जाती है ना। आए दिन क्या हो रहे हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्निकल आ रहे हैं, तो जिससे समाज को हमारा क्या हो रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है। जो आज हम और आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, संपर्क में बने, तो ये भी क्या है, नवीनतम जानकारी, है ना। तो मनुष्य को इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। नई तकनीकी का और परंपरागत चीजों को छोड़ते हुए, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हुए नए पद्धतियों को अपनाना हमारे लिए आधुनिकीकरण एवं शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा क्या है, प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास। प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास। शिक्षा व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करती है ना। क्या करती है, शिक्षा व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करती है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष के कारण क्या हो रहा है, आए दिन विवाद भी खड़ा हो जा रहा है। लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्य जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानून का सहारा, इन सब चीजों से क्या हो जा रहे हैं, जाति पात और धर्मनिरपेक्षता में कमी आई है, दृष्टिकोणों का विकास हो जा रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न होती आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रतिभाओं की पहचान। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा ही सभ्यता का विकास होता है। प्रतिभावान व्यक्तियों के द्वारा ही सभ्यता का विकास होता है। हमने क्या बताया था शुरू में कि ये आधुनिकीकरण आया कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद संस्कृतिकरण। तो ये सभ्यता का विकास विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा क्या हो जा रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है। आधुनिकीकरण भी प्रतिभाओं की ही देन है। आधुनिकीकरण प्रतिभाओं की ही देन है। अतः शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान प्रतिभाओं को पहचान कर उनको अधिकतम अवसर प्रदान करवाए जाने चाहिए। यहाँ पर प्रतिभाओं की देन का मतलब क्या है, बहुत से बालकों को देखिएगा कि उनकी
शिक्षा से सुविधा या अन्य चीज में क्या है, उन्हें वो सब चीज उपलब्ध नहीं भी हो पाता तो भी वो क्या होते हैं, वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं। और किसी बालक के पास अगर सारी चीज की भी सुविधा है फिर भी वो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते। तो यहाँ पर क्या है कि जिस बालक के अंदर है ना रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति दिखती है तो वहाँ क्या है, प्रतिभाओं को पहचान कर अधिकतम अवसर प्रदान करवाए जाने चाहिए। किसको? आधुनिकीकरण के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दृष्टिकोणों में परिवर्तन। शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में बदलाव लाना। शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। पारंपरिक अंधविश्वास दृष्टिकोण को छोड़कर वैज्ञानिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर आधुनिकीकरण किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में बदलाव लाना है और पारंपरिक अंधविश्वासी दृष्टिकोण को छोड़कर वैज्ञानिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर आधुनिकीकरण किया जा सकता है। शिक्षा का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि एक व्यक्ति विशेष से पूरे राष्ट्र तक लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप लोग ये पॉइंट को नोट करते जा रहे हैं ना, इसको अब नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैद्धांतिक और व्यापारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिक और व्यापारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। आधुनिक जीवन का हर पहलू बदल रहा है। आधुनिक जीवन हर पहलू पर बदल रहा है। विज्ञान और तकनीकी के कारण मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। विद्यार्थियों को इन बदलावों के कारण और परिणामों से अवगत कराना आवश्यक है। बच्चों के लालन पालन के ढंग में परिवर्तन। मूल्यों की शिक्षा बच्चों के लालन पोषण के ढंग में परिवर्तन। मूल्यों की शिक्षा हमें क्या कर रही है, घर से प्रारंभ करनी चाहिए ना। मूल्यों की शिक्षा हमें घर से ही प्रारंभ करनी चाहिए। करने का मतलब क्या है, फैमिली, परिवार से करनी चाहिए। तो बच्चों के अभिभावकों को उनके पालन पोषण के लिए विभिन्न तरीकों की जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पर भी क्या आ जा रहा है, संस्कृतिकरण, ताकि बच्चे क्या हो, परिवार से ही हर चीज, उठना, बैठना, बोलना, है ना, और हाथ जोड़कर अभिवादन करना, किसी बड़ों को देखकर अभिवादन करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये सब क्या है, बच्चों के अभिभावकों को पालन पोषण की जिम्मेदारी ये कहाँ होती है, फैमिली में। तो बच्चों के लिए ये क्या है, बच्चों के लालन पोषण के ढंग में जो परिवर्तन आए, उस चीजों को हम पश्चिमी देशों की चीजों को भी हम अपना लिए, वेस्टर्न को, तो इन सब चीजों की जानकारी हमें कहाँ देना है, घर में। तो घर में बच्चों को तनाव और दबाव में नहीं रखना चाहिए। विद्यालय में इस प्रकार का परिवेश होना चाहिए कि बालक क्या कर सके, उसका आनंद उठा सके। नेक्स्ट क्या है, अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, है ना, ओपनिंग मैक्सिमम ऑफ स्कूल्स। परिवार अब कार्य पूजा और व्यक्तिगत शिक्षा की इकाई नहीं रहा। अब यह भूमिका विद्यालय को क्या, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि परिवार अब कार्य पूजा और व्यक्तिगत शिक्षा की इकाई नहीं रहा, है ना। परिवार में हम केवल लालन पोषण और बच्चों को संस्कार, है ना, यही दे। इसलिए क्या यहाँ पर क्या आ गया कि अधिक से अधिक विद्यालय को खोलना है, ताकि बच्चे भूमिका विद्यालय में, क्योंकि बच्चे को भूमिका विद्यालय में अधिक से अधिक निभानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि स्कूल का टाइमिंग भी क्या है, सुबह से 10 से 4। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा कहाँ समय दे रहे हैं, स्कूल में। तो हमारी जो भूमिका है वो विद्यालय को ही निभानी पड़ेगी। अब आधुनिकीकरण स्कूल के माध्यम से
प्राप्त किया जा सकता है। स्कूलों में निपुण शिक्षक नियुक्त होने चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। अधिक से अधिक स्कूल खोलकर आधुनिकीकरण लाया जा सकता है ना। अधिक से अधिक स्कूल खोलकर आधुनिकीकरण को लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उच्च स्तरीय शिक्षा में विशेषता। शिक्षा का संबंध केवल स्कूल स्तर पर ही नहीं है। स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिक्षा में विशिष्टता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि अगर स्कूल स्तर की पढ़ाई अगर बच्चे पूरी कर ले रहे हैं तो उसमें उसकी शिक्षा में क्या आनी चाहिए? गुणवत्ता, विशिष्टता, है ना, होनी चाहिए। शिक्षा में विशिष्टता आधुनिकीकरण का ही मुख्य गुण है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को उच्च स्तर पर लगाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्या हो? आधुनिकीकरण हो सके। नेक्स्ट क्या है? संगठित शिक्षा। कैसे हम इस शिक्षा को, एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षा अपने अपने ढंग से आयोजित नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा समान रूप से संगठित होनी चाहिए। प्रत्येक नियम लिखा हुआ होना चाहिए और सभी संगठनों पर बराबर लागू किया जाना चाहिए। यदि संगठन अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। हम क्या होगा? यदि संगठन अच्छा होगा तो क्या होगा? यदि शिक्षा का संगठन अच्छा हो तो क्या होगा? परिणाम भी अच्छा होगा। हम प्राय देखते हैं कि विभिन्न शिक्षा संगठन नियंत्रण को लेकर संघर्ष में करते रहते हैं। इससे शैक्षिक वातावरण क्या हो जाता है? हमेशा अगर क्या है शिक्षा के क्षेत्र में संगठन नियंत्रण को लेकर आए दिन संघर्ष में रहते हैं तो शैक्षिक वातावरण यहाँ पर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। तो उपयुक्त तथ्यों के अनुसार हम पाते हैं कि आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में आधुनिकीकरण की कार्य भी विद्यालय के द्वारा ही पूरा किया जाता है। परिवार के बाद कहाँ आता है? विद्यालय के द्वारा ही पूरा किया जाता है। बदलते हुए समाज के साथ शिक्षा को भी बदलना पड़ता है। शिक्षा समाज को बदलती है। इस प्रकार से शिक्षा तथा सामाजिक बदलाव एक दूसरे के क्या है? पूरक है। शिक्षा आयोग 1964 एवं 66 में, जिसे कोठारी कमीशन कहा जाता है, कोठारी कमीशन के अंतर्गत क्या उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण करने पर उन्होंने क्या किया? बहुत बल दिया कोठारी कमीशन ने। और इस आयोग ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और उसकी सभी व्यवस्थाओं को, उसके सभी पक्षों व कार्यक्रमों में सुधार और क्या करना है? नवीनीकरण लाना आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव या परिवर्तन को देखते हुए हम कुछ मुख्य परिवर्तनों को सूचीबद्ध करते हैं। जो अपने चारों तरफ की घटनाओं की तर्कपूर्ण व्याख्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, धर्मनिरपेक्षता और लौकिकीकरण, राजनैतिक चेतना में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, क्या क्या है? औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, धर्मनिरपेक्षता और लौकिकीकरण, राजनैतिक चेतना में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, जड़ शक्ति का मानव हित में उपयोग, अर्जित स्थिति के प्रति बढ़ती हुई सक्रियता, परिवहन और संचार के विकास में वृद्धि।
चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी सुधार एवं आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रविधियों का उपयोग आदि में विशेषताएं हैं, जो कि आधुनिकीकरण की प्रकृति तथा क्षेत्र को स्पष्ट करती है। अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आधुनिकीकरण की प्रकृति तथा क्षेत्र क्या है, जो हमने ऊपर पॉइंट बताया वो सब आप लोग इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। इन सब कारणों के तरीके जिनसे शिक्षा आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में सार्थक रूप में सहायक हो सकती है। सबसे प्रमुख हम देखते हैं कि गत्यात्मक प्रेरक होती है। इसके द्वारा लोग अपने पुराने जकड़े हुए विचारों और मान्यताओं को छोड़कर गतिशील बनते हैं। किसको? मान्यताओं को छोड़कर गतिशील बनते हैं। स्थान परिवर्तन तथा पद स्थिति परिवर्तन के महत्व को जान लेते हैं। क्षैतिज गत्यात्मक और ऊर्ध्वगामी गत्यात्मक के लिए प्रगतिशील बनने की प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि आधुनिकीकरण में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इसके प्रकृति क्षेत्र और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, और कौन सा तत्व परिवर्तन का प्रौद्योगिक कारक है, और क्षैतिज गत्यात्मक तथा ऊर्ध्वगामी गत्यात्मक किसके प्रकार है। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।